हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बजट का डिटेल्ड एनालिसिस। इंटरिम बजट 2024 अनाउंस हुआ है रिसेंटली और उसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसको इंटरिम बजट क्यों बोला गया है? क्योंकि इस साल जनरल इलेक्शन आने वाले हैं और जिस साल जनरल इलेक्शन आने वाले होते हैं उस साल के बजट को इंटरिम बजट बोला जाता है और उसके बाद जो फुल बजट आता है वो जुलाई में आता है। बजट के हिसाब से किस सेक्टर को ज़्यादा एलोकेशन मिला है, किस सेक्टर्स के ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा ग्रो करेंगे, किस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये हम देखेंगे। इस बजट ने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और विजन फॉर 2047, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा खासा एलोकेशन मिला है। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करी है पिछले 9 सालों से। इकोनॉमी की ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है और क्या है विजन 2047 हम आगे देखेंगे। विकसित भारत बाय 2047 ये इस साल के बजट की थीम थी। तो एज यू ऑल नो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और गवर्नमेंट इज एमिंग टू टारगेट अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 और उसी को बोला गया है विकसित भारत बाय 2047। तो डेफिनेटली ये सुन के आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि हमारी इकोनॉमी कंसिस्टेंटली ऐसे ही ग्रोथ करती रहेगी और किसी भी देश की इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो वहाँ के बिजनेसेस ऑब्वियसली ग्रो करते हैं। अगर बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो उन कंपनीज़ के शेयर्स डेफिनेटली बढ़ते हैं। तो हम देखो निफ्टी 50 का पिछले 20 से ज़्यादा सालों का चार्ट देख रहे हो। 2000 से लेके आज तक का एक चार्ट है और कैसा ये कैसा ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में फॉल आ गया था, उसके बाद फिर बढ़ गया था। तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। हिसाब से डेफिनेटली मार्केट ग्रो करता है। कहाँ से पैसा आता है, कितना पैसा आता है, कहाँ से आता है ये पैसा। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो रुपीज़ कम फ्रॉम, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो टैक्सेस के कलेक्शन से आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रुपीज़ गोज़ टू, तो दीज आर डिफरेंट एक्सपेंसेस। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करती है। तो वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में देख सकते हो कौन से सेक्टर को कितना बजट एलोकेशन मिला है और यहाँ पे क्लियरली दिया है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि कौन से सेक्टर को कितना बजट एलोकेशन मिला है। तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है और टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है ये एक पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है और वो पैसा गवर्नमेंट फिर से देश की इकोनॉमी में, देश की ग्रोथ के लिए डिफरेंट सेक्टर को अलोकेट करके उनका विकास कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो टैक्सेस में डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है और आगे चल के हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है और इसका मतलब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास विकास करने के लिए, देश के विकास को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और डेफिसिट कम हो रहा है। ये डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम होता है उसमें से जब टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको डेफिसिट बोलते हैं। और यहाँ पे आप राइट साइड में ग्राफ पे देख सकते हो ये डेफिसिट कंसिस्टेंटली कम हो रहा है और एस्टिमेटेड बजट में भी ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का इनकम बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और ये पॉजिटिव साइन है देश की इकोनॉमी के लिए, देश की ग्रोथ के लिए। और ऑब्वियस ट्रेंड्स इन कैपेक्स, यहाँ पे राइट साइड में आप ग्राफ में देख सकते हो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलपमेंट करने के लिए, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। आप इस ग्राफ के माध्यम से इजीली समझ सकते हो कि कैपेक्स कितना कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक ग्रीन सिग्नल है देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ग्रो करने के लिए। तो हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं। तो आज तक की हिस्ट्री में ऐसा होता आया है
जिस सेक्टर को गवर्नमेंट का पुश मिला है, जिस सेक्टर को ज़्यादा बजट एलोकेशन मिला है, वो सेक्टर डेफ़िनेटली ग्रो करता है। तो आगे जाके हम देखते हैं कि क्या है एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कैपेक्स है, वो 11.1% से बढ़ा दिया है और जो वो 3.4% ऑफ जीडीपी है, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और ये भी एक ग्रीन सिग्नल है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से, पिछले 8 से 9 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आपको भी पता है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 9 सालों में कैसा बढ़ रहा है। देख सकते हो, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में। एफडीआई का इनफ्लो बढ़ रहा है, वो डबल हो गया है। नेशनल हाईवे की लेंथ डबल हो गई है। इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट वो भी डबल हो रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो इंफ्रा से रिलेटेड है? फॉर एग्जाम्पल अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, L&T, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। सो मेजर बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम बोलते हैं, उसका भी बजट एलोकेशन लगभग डबल कर दिया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो अभी हम सुनते आ रहे हैं जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो, मोबाइल्स हो, हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। जो भी उसमें चिप्स रहती है, ICs रहती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं और वो इंडिया में ज़्यादा नहीं पाया जाता था इसके पहले। लेकिन अभी गवर्नमेंट इसके लिए बजट एलोकेशन कर रहा है, जो कि पिछले बार से डबल कर दिया गया है। ये जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री है, इसको एनकरेज करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये बजट बढ़ाया है। ऐसे कौन से स्टॉक है जो इस सेक्टर में काम करते हैं? फॉर एग्जांपल टाटा एलेक्सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HCL टेक, ये वो स्टॉक है जो सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में काम करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वंदे भारत एक्सप्रेस। 40,000 नॉर्मल रेन बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में रेलवे के स्टॉक्स में एक मैसिव रैली देखी होगी आपने और यही रीज़न है। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। तो डेफिनेटली रेल बनाने वाली कंपनी, रेल के बोगीज बनाने वाली कंपनी ग्रो करने वाली है और आप मार्केट में देख सकते हो यही वो स्टॉक्स है जो बढ़ रहे हैं। अगला है नमो भारत। तो जो लार्ज सिटीज़ होती है, लार्ज सिटीज़ में मेट्रो का नेटवर्क बहुत फास्ट एक्सपांड हो रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेट्रो बनाने वाली कंपनी, मेट्रो के इंजन बनाने वाली कंपनी, मेट्रो के बोगीज बनाने वाली कंपनी पे डेफिनेटली आने वाला है। स्टेट वाइज एलोकेशन अगर हम रेलवे सेक्टर को देखते हैं तो वो मल्टीफोल्ड एलोकेशन किया है। पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में मल्टीफोल्ड एलोकेशन किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं JNK का 3 से भी ज़्यादा गुना, 3.5 गुना कर दिया गया है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र का 13 टाइम्स ज़्यादा कर दिया गया है। उत्तराखंड का 27 टाइम्स ज़्यादा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का 17 टाइम्स ज़्यादा कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का 25 टाइम्स ज़्यादा कर दिया गया है। और भी राज्य है जिनका मल्टीफोल्ड बजट एलोकेशन रेलवेज के लिए किया गया है। तो ये स्टेट वाइज एलोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो स्टेट वाइज रेलवेज का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर स्टेट में रेलवेज का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमी का ग्रोथ होगा और वहाँ पे भी बिजनेसेस का ग्रोथ होगा और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट देश की ओवरऑल GDP पे आएगा और अगर GDP बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर देश का विकास हो रहा है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत अच्छा बजट एलोकेशन रेलवेज के लिए होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो रेलवेज की अर्निंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। ये जो येलो कलर का है वो पैसेंजर ट्रेन की अर्निंग है और ये जो ब्राउन कलर की है फ्रीट ट्रेन की अर्निंग है। फ्रीट ट्रेन इन द सेंस जो ट्रेन मालगाड़ी होती है उनको फ्रीट ट्रेन कहा जाता है, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। और अब पैसेंजर के साथ फ्रीट का अगर कंपेयर करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो फ्रीट ट्रेन्स में जो भी कमोडिटीज जाती है, जो भी माल जाता है, वो बिजनेसेस का होता है और बिजनेसेस उसके लिए पे करते हैं। इसके लिए ये अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गवर्नमेंट फ्रीट ट्रांसपोर्ट के लिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो और गवर्नमेंट का फोकस है 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर, जैसे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बोलते हैं, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, रेलवे के कॉरिडोर्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा और स्टॉक मार्केट पे भी होगा। ये साइकिल आप समझने की कोशिश करो, ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ।
तो ऐसे कौन से रेलवे स्टॉक्स है जिन पर आपको ध्यान देना होगा? राइट्स लिमिटेड है, IRFC है जो रेलवेज के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, IRCTC है जो टूरिज्म एंड टिकटिंग का काम करती है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, रेल विकास निगम लिमिटेड है जो कि मेरा फेवरेट है, जो रेल की बोगीज बनाती है, एनहांसिंग टूरिज्म अक्रॉस द नेशन। ये नेक्स्ट सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है और गवर्नमेंट इसको भी फोकस कर रही है, इस पर भी ज़्यादा फोकस कर रही है। ये फोटो तो आपने देखा ही होगा, इस फोटो ने तो एक देश की पूरी इकोनॉमी को हिला दिया है और आप उस देश का नाम कमेंट्स में बता सकते हो। आपको उस देश का नाम कमेंट्स में बताना है कि किस देश की इकोनॉमी इस फोटो के कारण हिल गई है। तो क्या ऐसा रीज़न है? तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में टूरिज्म बढ़े और टूरिज्म बढ़ने के लिए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए भी तैयार हो गई है, जो इस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। जो IHCL है, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, जो ताज होटल है बॉम्बे में, वही उसकी कंपनी का नाम IHCL है, इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर फाइनेंसिंग सच डेवलपमेंट। तो जो टूरिज्म वाला डेवलपमेंट है वो करने के लिए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए। और भी स्टॉक्स है जैसे इजी माई ट्रिप, इंडिगो, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद गवर्नमेंट ने PM सूर्योदय योजना का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। तो क्या है PM सूर्योदय योजना? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स टू गेट रूफ टॉप सोलर अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफ टॉप सोलर लगाने का इस योजना में पहला टारगेट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो रूफ टॉप सोलरिंग में सोलराइजेशन ये मेरा फेवरेट सेक्टर है और मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। तो इसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बढ़ सकते हैं? जैसे इरेडा हो गया, रेक लिमिटेड हो गया। रेक लिमिटेड को तो ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इसके लिए नोडल एजेंसी, एज अ नोडल एजेंसी और एक स्टॉक है जो इस सेक्टर में रूफटॉप सोलराइजेशन में ध्यान में रखना चाहिए, जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए एटलीस्ट, और जिसका आपका ध्यान होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो है टाटा पावर। और ये इरेडा और रेक लिमिटेड जो है वो PSU सेक्टर के स्टॉक्स है। इसका भी आप डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए तो कमेंट में बताएं। ग्रीन एनर्जी को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। इसका ये एक रीज़न है, हम पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में पेट्रोल बहुत कम बनता है और हमारी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो भी पेट्रोल हमें मिलता है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके ऊपर हम करोड़ों, लाखों करोड़ों डॉलर्स हम स्पेंड करते हैं और गवर्नमेंट इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है और इसके लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं और मूविंग टूवर्ड्स कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो इन द सेंस नेट कार्बन इमिशन जीरो करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। तो इसमें विंड एनर्जी आती है, कोल गैसिफिकेशन आता है, मैंडेटरी ब्लेंडिंग आती है, बायोमास एग्रीगेशन मशीनरीज आती है। तो ऐसा इस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है जो ग्रो कर सकते हैं? जैसे JSW एनर्जी है, NTPC है, NTPC एक PSU स्टॉक है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। और सुजलान है, सुजलान विंड एनर्जी में काम करता है। इसका एक मोनोपोली मार्केट है विंड एनर्जी में और ग्लोबल मार्केट भी है इसके पास। विंड इंजन, विंड टर्बाइंस का मैन्युफैक्चरिंग करता है सुजलान। तो इंक्रीज एलोकेशन स्कीम प्रमोटिंग ग्रीन एंड क्लीन इंडिया। तो सोलर पावर ग्रिड का एलोकेशन लगभग डबल कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसका भी बजट एलोकेशन डबल कर दिया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन एक पोल्यूशन फ्री फ्यूल है जो डिफरेंट व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो सोलर सेक्टर में अगर देखा जाए तो NHPC लिमिटेड ये एक स्टॉक है जो आपके रडार पे होना चाहिए। और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल जिसको बोलते हैं, और अदर भी ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स है। अगर आपको कोई ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक पता है तो वो कमेंट में बताना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने जैसे आपको बताया कि पेट्रोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट एडॉप्शन ऑफ E-बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, E-बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रही है।
तो इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम 32.3% इन 2040 टू 43.9% इन 2023। टर में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो इलेक्ट्रिक बसेस का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये एक, आपने ऐसे लाइट्स तो देखे होंगे, तो अभी आप कहोगे ये लाइट्स कहाँ से आ गए, लाइट्स का क्या ये है इंपॉर्टेंस है। तो आगे देखते हैं ये लाइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स, 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स, 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला योजना, 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड। आपको ये लाइट एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पावर लगती है। ऐसे लाइट्स 100 वाट तक पावर लेते हैं, और जो एलईडी लाइट होता है वो 5 वाट 6 वाट में अच्छा खासा लाइट एक रूम को इल्यूमिनेट कर देता है। तो इसलिए गवर्नमेंट एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी का कंजम्पशन एफिशिएंटली होना चाहिए, इसलिए इस सेक्टर को भी प्रमोट कर रहा है। तो इस सेक्टर में काम करने वाले ऐसे कौन से स्टॉक्स है, जैसे इकियो हो गया, हेवल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया, ये सब इस सेक्टर में काम करते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण, close to achieving target of 3 crore houses, additional 2 crore targeted for next 5 years। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 करोड़ हाउसेस इस योजना के तहत बनाए हैं, और 2 करोड़ और बनाने का टारगेट है अगले 5 सालों में। तो अगर हाउसेस बनाते हैं तो हाउसेस बनाने वाला मटेरियल बनाने वाले स्टॉक्स जैसे सीमेंट हो गए और स्टील हो गए, ऐसे स्टॉक जो है वो इस डिसीजन के कारण डेफिनेटली ग्रो करेंगे। जैसे एसीसी लिमिटेड है, टाटा स्टील है। एग्रीकल्चर हमारे देश की पहचान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसका बजट एलोकेशन भी अच्छा खासा हुआ है। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं हुआ है और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस सेक्टर में कौन से स्टॉक है जो आप जिस पर नज़र रख सकते हो, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, बेयर इंडिया लिमिटेड और यूपीएल। ये वो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और तभी जाके हम कुछ नया बना सकते हैं, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 2014 में जो पेटेंट्स हमें मिले थे, मोर देन डबल पेटेंट्स फिलिंग इन 9 ईयर्स। पिछले 9 सालों में जो पेटेंट फिलिंग होती है हमारे देश की, वो डबल हो रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि R&D में कितना ग्रो कर रहा है हमारा देश, और अच्छा खासा बजट एलोकेशन भी किया है इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू बी इस्टेब्लिश्ड विथ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। यहाँ पे भी गवर्नमेंट 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन देके इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए प्रमोट कर रही है, एनकरेज कर रही है। और अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पजेस एंड एक्सपीडिएटिंग आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ऐसे योजनाएं चला के, ऐसे मिशन चला के गवर्नमेंट हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है, हमारे देश में R&D करना चाह रही है। तो हमारा डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे अगर कम हो गया तो सुपर पावर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो इस सेक्टर में R&D में, रिसर्च एंड इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं? तो उसमें सबसे पहले नाम आता है टाटा एलेक्सी। ये एक वेल नोन कंपनी है जिसका स्टॉक पिछले कुछ सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है, और अभी भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और अगर आप चाहते हो इसका डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो आप कमेंट में बताना। और दूसरा कौन सा स्टॉक है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक पीओसी कंपनी है जो डिफेंस में काम करती है। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इसराइल का वॉर चल रहा था, और डिफेंस की जो इंस्ट्रूमेंट, डिफेंस के जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो सभी इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। तो कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के कारण, किसी भी इंटरनेशनल वजह के कारण हमें ये कभी कभी नहीं मिल पाता था जो भी हमें डिफेंस के लिए चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया ऐसी योजनाएं लाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज को बूस्टिंग सपोर्ट करके देश में ही ये सब बनाना चाहती है। ये वो स्टॉक्स है जो आपके रडार में डेफिनेटली होनी चाहिए, जिस पर आप नज़र रखनी चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में एटलीस्ट होनी चाहिए, और इसका डिटेल में एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो क्लियरली किस सेक्टर को कितना बजट एलोकेशन मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा मिला है 6.2 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को
2.78 लाख करोड़ में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी 2.55 लाख करोड़ मिला है। तो देख सकते हो डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा बजट एलोकेशन मिला है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर के स्टॉक ग्रो करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिफेंस सेक्टर में ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपके रडार पे होना चाहिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये एक पीओसी कंपनी है जो शिप्स बनाती है, जो मरीन वेसल्स बनाती है हमारी नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और ये स्टॉक भी एक मिड कैप स्टॉक बोल सकते हो। इसने भी पिछले कुछ कुछ महीनों में, अभी अभी ये लिस्ट हुआ है और पिछले कुछ महीनों में मल्टीपैकर रिटर्न्स दिए हैं और इसका ऑर्डर बुक भी अच्छा है। इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इंडियन नेवी से, इंडियन कोस्ट गार्ड से। अगर आप चाहते हो इसका डिटेल में एनालिसिस हो तो हम अगले कुछ दिनों में इसका डिटेल एनालिसिस का वीडियो आ जाएगा चैनल पे। चैनल को जरूर फॉलो करना। दूसरा है, जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और तीसरा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये दोनों भी हाल एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक पीएसयू स्टॉक्स है। और पिछले कुछ सालों में आप देखते हो गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण, गवर्नमेंट के बजट एलोकेशन के कारण, डिसीजंस के कारण जो पीएसयू स्टॉक्स है, रेलवे के स्टॉक्स है, इनमें बहुत अच्छी रैली, एक मैसिव रैली देखी है और लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। तो अभी आपको अंदाज़ा आ गया होगा डेफ़िनेटली कि किस सेक्टर में ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ है, कि कौन-सा सेक्टर ग्रो कर सकता है, किस सेक्टर को गवर्नमेंट का पुश है, किस सेक्टर के स्टॉक बाय करने चाहिए, अगर ऑलरेडी बाय किए तो होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। इसका अंदाज़ा आपको आ गया होगा डेफ़िनेटली। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है बजट के रिलेटेड या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं हूँ आपका दोस्त रिटेल भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस से रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की जानकारी देने में हेल्प करता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। This video is for informational purpose only, not a financial advice. Conduct your own research and consult a qualified professional before making investment decisions. Trading involves risk, and past performance doesn't guarantee a future result. I am not a licensed financial advisor, and this content is not suitable for professional advice. Viewers are solely responsible for their investment decisions, and I assume no liability for losses incurred. Invest responsibly.